तो चलिए बच्चों, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए, पिछला क्लास में हम लोग मादा जननांग के बारे में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे बाबू नर जननांग के बारे में कि नर जननांग होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक संरचना बनाया है, ये नर जननांग का है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग नामकरण करेंगे कि इस तरकीब में होता क्या है। तो चलिए, तो सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे हम लोग ये होता क्या है। देखिए, आप पहले जानेंगे। देखिए, आप देखिए, अगर नर जननांग के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वृषण के बारे में समझना है कि वृषण होता क्या है। तो एक्चुअली में वृषण जो बाबू होते हैं, ये नर जननांग का एक हिस्सा होता है जो प्रत्येक नर में संख्या में 2 पाए जाते हैं और जोड़ा में पाए जाते हैं बाबू 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाबू ये जो संरचना दिख रहा है बाबू, एक प्रकार का वृषण है। ये यहाँ पर बाबू ये वृषण होते हैं। उसके बाद में बाबू देखिए, यहाँ पर वृषण होते हैं और यहाँ पर बाबू मूत्र मार्ग होता है। यहाँ पर मूत्र मार्ग होते हैं। उसके बाद में देखेंगे बाबू, यहाँ से वृषण है बाबू, यहाँ पर कुछ ट्यूब गया है, कुछ नलिका गए हैं। तो इस नलिका का नाम है बाबू शुक्रवाहिका। शुक्र वाहिका। उसके बाद में बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शुक्रवाहिका है, यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार मिला हुआ है, देख रहे हैं। तो देखिए, एक प्रकार का ये ग्रंथि होती है, इस जिसे बोलते हैं प्रोटेट ग्रंथि। प्रोटेट ग्रंथि। चलिए, अब देखिए, इसी ग्रंथि के बगल में एक पंख की संरचना है, पंख जैसे संरचना है, हम इसे बोलते हैं सेमिनल ग्रंथि। सेमिनल ग्रंथि बोलते हैं। चलिए, अब देखिए, और यहाँ से बाबू देखिए, ये प्रोटेट ग्रंथि के बाद में बाबू देखेंगे, यहाँ पर बाबू एक ये जो संरचना दिख रहा है, यहाँ पर बाबू ये जो चीजें है, यहाँ पर इसे बोलते हैं मूत्राशय। यहाँ पर ये मूत्राशय है, मूत्राशय है। चलिए, अब देखिए, यहाँ मूत्राशय के बगल में बाबू कुछ नलिका निकले हैं। यहाँ पर नली की जैसी संरचना है, इसे बोलते हैं मूत्रवाहिनी नली। इसे बोलेंगे हम लोग मूत्रवाहिनी नली। चलिए, अब देखिए बाबू, ये सारे संरचना हो गए। देखिए, यहाँ पर वो मूत्र मार्ग होता है। उसके बाद में बाबू यहाँ पर वृषण की संरचना हो गया है। उसके बाद में वृषण से कुछ नली निकला होगा, इसे बोलते हैं शुक्रवाहिका नली बोलते हैं। उसके बाद बाबू यहाँ पर देखेंगे कुछ ग्रंथियां पाई जाएगी इसमें, ये प्रोटेट ग्रंथियां होती है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सेमिनल ग्रंथि होता है और उसके बाद में ऊपर में कुछ रचना होती है, उसे बोलते हैं मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है। वैसे जगह होता है जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है वहाँ पर बोलते हैं, इसको मूत्राशय बोलते हैं। चलिए, देखिए, मूत्राशय से कुछ नली निकला हुआ है, मूत्राशय से कुछ नली निकला होता है, उसे बोलते हैं मूत्रवाहिनी नली बोलते हैं। अब देखिए, प्रत्येक मनुष्य में बाबू, प्रत्येक मनुष्य में यानी कि जो नर होते हैं उसमें, मेल में, फीमेल में नहीं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य में यानी कि मेल में संख्या में वृषण की संख्या होती है 2 और जोड़ा में बाबू होते हैं, जोड़ा में 1 जोड़ी पाए जाते हैं। ये बात याद रखेंगे जब नर जननांग पढ़ रहे बाबू। तो नर जननांग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, वो वृषण। तो प्रत्येक नर के जननांग में बाबू संख्या में 2 वृषण और जोड़ा में 1 पाए जाते हैं। देखिए, आप देखिए, इस वृषण का कार्य क्या होगा और इस मूत्रमार्ग का कार्य क्या होगा, उसके बाद में प्रोटेट ग्रंथि का कार्य होगा, और सबका बाबू अलग अलग कार्य होते हैं। तो सबसे देखिए, आपके पास जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है बाबू ना, तो शुक्राणु का निर्माण बाबू यही वृषण करता है। तो वृषण से किसका निर्माण होता है, तो जानेंगे आज के शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन देखिए, जो वृषण होता है वो केवल शुक्राणु निर्माण करता है, लेकिन शुक्राणु को रखता नहीं है, केवल शुक्राणु निर्माण करेगा। और देखिए, ये जो वृषण है बाबू, वृषण के ऊपर बाबू कुछ जगह होते हैं, कुछ रचना होते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना, वृषण के ऊपर कुछ रचना होते हैं जिसे हम बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण बोलते हैं। और देखिए, ये केवल जो वृषण होता है केवल शुक्राणुओं का निर्माण करेगा,
लेकिन शुक्राणु का निर्माण करके वो किसको देगा, अधिवृषण को, और अधिवृषण में क्या होगा, शुक्राणु जमा हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नली निकला है, नली के माध्यम से जाएंगे बाबू यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि और किसके बाद सेमिनल ग्रंथि के पास जाएंगे, और यहाँ पर बाबू आने के बाद में जो शुक्राणु होते हैं क्या होता है, वो प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ पदार्थ निकलता है, उसके बाद में सेमिनल ग्रंथि से भी कुछ पदार्थ निकलता है, और बाबू यहाँ पर बाबू क्या बन जाते हैं, यहाँ पर वीर्य बन जाते हैं, यहाँ पर वीर्य बन जाते हैं, वीर्य बन जाते हैं। याद रखेंगे शुक्राणु और वीर्य में वो अंतर होता है। शुक्राणु को बाबू हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वीर्य देख सकते हैं कि वीर्य कैसा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुक्राणु हमारे कोशिका में सबसे छोटी कोशिका होती है, जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वीर्य को हम देख सकते हैं। तो शुक्राणु और वीर्य में अंतर होता है। शुक्राणु का निर्माण कौन करेगा, वृषण, और वृषण बहु निर्माण करके किसको देगा, इस अधिवृषण को देगा, और अधिवृषण को कुछ समय के लिए जमा करेगा, और जमा करने के बाद बाबू इस शुक्रवाहिका नलिका से जब किसके पास जाएंगे बाबू, प्रोस्टेट ग्रंथि के पास जाएंगे, और प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ रिलीज होगा, कुछ पदार्थ रिलीज होगा, उसके बाद में सेमिनल ग्रंथि से कुछ पदार्थ रिलीज होंगे, और बाबू रिलीज होकर क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर वीर्य का निर्माण कर लेंगे। तो चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर मूत्राशय क्या बाबू, तो मूत्राशय कुछ नहीं है, जहां मूत्र निर्माण होता है, यानी कि वृक्क से मूत्र निर्माण होता है, और निर्माण के फलस्वरूप बाबू इसी मूत्राशय में जाकर मूत्र जमा हो जाते हैं। तो मूत्राशय एक ऐसी जगह होता है जहां मूत्र बाबू जमा होते हैं, यानी स्टोर होते हैं, समझे। उसके बाद देखिए कुछ नलियां होती है, कुछ मूत्रवाहिनी नलियां होती है, ये बाबू मूत्र को ले जाने वाला एक रास्ता होता है, एक ऐसी नाली होती है जिससे मूत्र बाबू बाहर निकलता है, समझे। देखिए और देखिए मूत्र मार्ग होते हैं, देखिए जिस मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मूत्र मार्ग और शुक्राणु को जो बाहर निकलता है बाबू, यहीं से निकलता है, मूत्र मार्ग से निकलता है। शुक्राणु वही मार्ग से निकलेंगे, जो वीर्य बने हैं वीर्य वही मार्ग से निकलेंगे जिससे मूत्र बाहर निकला है। तो ये जो मार्ग है बाबू क्या है, ये वीर्य को बाहर निकालेगा और मूत्र को भी बाहर निकालेगा, बात समझ में आई। तो मूत्र का मार्ग वही होता है जो शुक्राणु का मार्ग होता है। शुक्राणु यानी कि जो वीर्य होते हैं, वीर्य जिस रास्ता से बाहर निकलेंगे उसी रास्ता से मूत्र भी बाहर निकलते हैं। उसके लिए कोई अलग अलग नलियां नहीं होती है, केवल एक ही नली, जिस नली से मूत्र बाहर निकलेगा उसी नली से वीर्य बाहर निकलेगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखिए, अब आगे के लिए वो देखते हैं। देखिए वो वृषण जो होते हैं प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा पाए जाते हैं और संख्या में 2। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वृषण होते कहाँ हैं। तो जो वृषण होते हैं शरीर से बाहर होते हैं। शरीर से बाहर इसलिए होते हैं कि देखिए वो जो शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु को निर्माण के लिए बाबू टेम्परेचर कम चाहिए, ये ना कि ज्यादा चाहिए। जो शुक्राणु निर्माण होते हैं ये कम तापमान पर होते हैं, ज्यादा तापमान पर शुक्राणु कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए बाबू जो वृषण होते हैं शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि शरीर से बाहर का तापमान कम होता है और शरीर का अंदर में तापमान ज्यादा होता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे वो सामान्य मनुष्य का तापमान, सामान्य मनुष्य का तापमान देखेंगे तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सामान्य मनुष्य का तापमान देखेंगे तो डिग्री में देखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बाद फारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं। एक सामान्य मनुष्य के बाद के टेम्परेचर। चलिए अब देखिए जो शुक्राणु होते बाबू, जो शुक्राणु होते हैं इसको निर्माण के लिए कम से कम को 34.5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए या 35 डिग्री चाहिए, यानी कि 34.5 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए शुक्राणु निर्माण होने के लिए। बात समझे। तो शुक्राणु बाबू
कम टेम्परेचर पे बनते हैं, ये ना कि ज़्यादा। इसीलिए बाबू जो वृषण होते हैं शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर बाबू तापमान ज़्यादा होता है और शरीर के बाहर कम होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाबू देखिए शरीर का तापमान कितना है, 37°C है। अब देखेंगे बच्चा का निर्माण कैसे होता है, बेबी कैसे बनता है, एक शिशु का निर्माण देखेंगे तो देखिए देखेंगे कि एक बच्चा का निर्माण कैसे होता है। चलिए देखिए प्रत्येक महीना में ओवरी से बाबू एग रिलीज होता है, उस एग रिलीज के बाद में के बाद में जाकर जमा हो जाता है। देखिए यहाँ पर कि प्रत्येक महीना में बाबू इस ओवरी के अंदर जो बाबू एग होते हैं, कुछ अंडा होते हैं, और प्रत्येक महीने के बाद में इस ओवरी से बाबू अंडा रिलीज होते हैं। उसके बाद में एक ट्यूब होता है जिसका नाम है फिलिपियन ट्यूब नाम है, इसी में वो जाकर जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद में बाबू ये जो शुक्राणु होते हैं हमारे शरीर का, इसी का ये इंतजार करता है। और देखिए अब जैसे ही देखिए बाबू योनि के माध्यम से शुक्राणु क्या करेंगे बाबू, ये एक शुक्राणु नहीं होते हैं, लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं, और इस एग को फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि इसको पकाते हैं। और पकाने के बाद में बाबू यहाँ पर निषेचन की क्रिया शुरुआत होती है, और निषेचन के बाद में बाबू ये होते हैं बाबू गर्भाशय में आकर गिर जाते हैं, और गर्भाशय में गिरने के बाद में बाबू यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है, और उसी भ्रूण के फलस्वरूप बाबू एक बेबी का निर्माण होता है। चलिए देखिए देखेंगे बाबू यहाँ पर एक होते हैं बाबू शुक्राणु, उसके बाद में अंडाणु, इन दोनों के बीच में बाबू आपस में क्या होंगे, संलयन होंगे। इसी संलयन के फलस्वरूप बाबू निषेचन की क्रिया शुरुआत होगा, संलयन। देखिए जब मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में बाबू संलयन करेंगे तो संलयन के फलस्वरूप बाबू यहाँ पर निषेचन होगा, यहाँ पर बाबू निषेचन की क्रिया स्टार्ट होगी। उसके बाद में निषेचन के बाद में बाबू यहाँ पर ये बन जाएंगे बाबू जाइगोट बनेंगे, जिससे बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं। तो निषेचन के बाद में बाबू यहाँ पर जाइगोट बनते हैं, और जाइगोट के फलस्वरूप बाबू यहाँ पर भ्रूण बनते हैं, और भ्रूण के बाद में बाबू जो यही भ्रूण होते हैं एक बच्चा के रूप में बाबू निर्माण हो जाते हैं, एक शिशु बन जाते हैं। देखिए तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में वो संलयन करेंगे, संलयन के फलस्वरूप बाबू यहाँ निषेचन की क्रिया होगी, और निषेचन के बाद में वो जाइगोट बनेंगे, युग्मनज बनेंगे। उसके बाद में जाइगोट के बाद में वो भ्रूण बनेंगे, और भ्रूण के बाद में बाबू यहाँ पर एक शिशु का निर्माण होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है बाबू, देखिए हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, और शुक्राणु होते हैं क्या बाबू, लाखों की संख्या में, लगभग बाबू एक सेकंड में 1500 शुक्राणु बनते हैं। देखा जाए तो एक सेकंड में हमारे शरीर में 1500 शुक्राणु का निर्माण होता है, और वही शुक्राणु इस एग को फर्टिलाइज करेंगे, जो सबसे ताकतवर होते हैं, जो सबसे मजबूत होगा बाबू, वही क्या करेगा, इस एग को फर्टिलाइज करेगा, यानी पकाएगा, और पकाने के बाद बाबू ये गर्भाशय में आते हैं, और गर्भाशय में आने के बाद ये क्या बनते हैं, भ्रूण बनते हैं, और भ्रूण के बाद एक शिशु का निर्माण ले लेते हैं। ये होती है बात एक बच्चा यानी कि शिशु का निर्माण होना। बात समझ में आई। देखिए यहाँ पर बाबू देखिए यहाँ पर जो एग होता है बाबू, यहाँ पर लाखों की संख्या में शुक्राणु इसके अंदर में आना चाहते हैं, इसके अंदर में आना चाहते हैं, लेकिन वही शुक्राणु इसके अंदर में आएगा, फर्टिलाइज करेगा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। बात समझ में आई। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं वही इस एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो प्रत्येक महीना में बाबू ये होते क्या बाबू, यहाँ पर जो देख रहे हैं ऊपर यानी कि अंडाशय देख रहे हैं, अंडाशय में बाबू एग रिलीज होते हैं। एग रिलीज होने के बाद में यहाँ पर देख रहे हैं जो अंडवाहिनी नलिका, यहाँ पर इसको रिसीव किया जाता है, और रिसीव करने के बाद बाबू शुक्राणु का इंतजार करते हैं, और जैसे ही शुक्राणु बाबू इस एग पर हावी होते हैं तो जो सबसे ताकतवर होता है वही इस एग को फर्टिलाइज करता है, और इसी फर्टिलाइज के बाद बाबू क्या होता है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया शुरुआत होती है, और निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। उसी जाइगोट से भ्रूण बनते हैं, और उसी भ्रूण के बाद में एक शिशु बनता है।
चलिए देखिए, अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है, क्वेश्चन यहाँ से कोई पूछा जाता है कि सर बताइए यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं केवल एक ही शुक्राणु इस अंडे में प्रवेश करते हैं कि दो करते हैं? तो अब देखिए यहाँ पर दो नहीं करते हैं, यहाँ पर एक ही करते हैं, क्योंकि देखिए इस जो जो अंडाणु है बाबू, यहाँ पर कुछ कवर होता है, कुछ आवरण होते हैं जिसका नाम है कोरोना। कोरोना कोरोना नामक बाबू इस एक के बाहर कुछ आवरण होंगे। देखिए होता है क्या बाबू, जैसे ही बाबू इसमें से एक शुक्राणु प्रवेश करता है बाबू, ये जो कवच होता है कोरोना, इसको कवर कर लेता है, और कवर करने के बाद बाबू इसका द्वार बंद हो जाता है, तो केवल एक ही शुक्राणु इसमें जा पाते हैं, दूसरे का चांस नहीं होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर केस होता है बाबू, बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग बच्चा पूछता है कि सर बताइए यहाँ पर जुड़वा बच्चा कैसे होता है? तो बाबू देखिए जो जुड़वा बच्चा होते हैं बाबू दो तरीका से होते हैं। देखिए जब जुड़वा बच्चा देखेंगे हम लोग, तो जुड़वा बच्चा दो तरीका से होते हैं। जुड़वा बच्चा बाबू दो तरीके से होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए यहाँ पर बाबू जो एग होते हैं बाबू, ये किसका इंतजार करते हैं? शुक्राणु का। देखिए जैसे ही बाबू इसमें शुक्राणु प्रवेश करते हैं, इसमें शुक्राणु प्रवेश करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो शुक्राणु इसके अंदर आ गए। तो अंदर आने के बाद में शुक्राणु क्या करेंगे, इस एग को फर्टिलाइज करेंगे, यानी कि इसको पकाएंगे, और पकाने के बाद में बाबू यही जो एग होता है बाबू, कभी कभी रियर केस में बाबू दो भागों में टूट जाता है। यही बाबू जो होते हैं जो एग, ये कभी कभी रियर केस में दो भागों में टूट जाता है, और दो भाग में टूटने का मतलब समझ रहे हैं, या तो बाबू दोनों लड़का होंगे या तो दोनों लड़की होंगे। तो देखिए केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में बाबू यही होता है कि कभी कभी रियर केस में क्या होता है कि बाबू एक बाबू जो होते हैं फर्टिलाइज होते हैं, और बाबू दो हिस्सा में बढ़ जाते हैं, और दो हिस्सा में बढ़ने के बाद में क्या होता है बाबू, यहाँ पर या तो दो लड़की होंगे या तो दो लड़का होगा। केस नंबर 1 में होता है। लेकिन हाँ इसका डीएनए मैच करता है, इसका रंग रूप मैच करेगा, ठीक है, लेकिन इसका फिंगर मैच नहीं करेगा। ये केस नंबर 1 में होता है। यानी कि एक ही बाबू जो अंडा होता है दो भागों में टूट जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बाबू, या तो दो लड़की या तो दो लड़का होगा। ये पहली का जुड़वा कैसे बाबू, समझ गए? तो एक कभी कभी रियर केस में टूटता है, या तो दो लड़की होती है या तो दो लड़का होता है। इसका रंग रूप एक जैसा होगा, इसका डीएनए भी मैच करेगा, लेकिन इसका केवल फिंगर नहीं मैच करेगा। ये केस नंबर 1 है। अब देखिए अब दूसरा केस में क्या होता है, तो दूसरा केस में वो कभी कभी होते हैं कि देखिए जो एग होते हैं प्रत्येक महीने में दो एग बाहर निकलते हैं। इस ओवरी से जो हमारे पास जो अंडाशय होते हैं उससे कभी कभी होता है वो दो एग बाहर निकलते हैं, यानी कि दो अंडा बाहर निकलते हैं, और वही बहुत फर्टिलाइज होते हैं शुक्राणुओं से मिलकर, यानी कि दो स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होते हैं। तो उस केस में होता है बाबू, वहाँ पर बाबू लिंग अलग अलग होता है, एक लड़की होगी एक लड़का होगा। ये केस नंबर दूसरा है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।